हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी की क्लास लेंगे जिसमें आज सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण से पहले हम बात करते हैं आती है ध्वनि, यानी हम मुंह से बोलते हैं तो हमारी आती है सबसे पहले ध्वनि। तो हम सर्वप्रथम पहले बात कर लेते हैं कि ध्वनि होती क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि की बात करें तो आती है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अब बात करते हैं वर्ण की। तो इसी मौखिक रूप में, मौखिक यानी बोलने के रूप में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो तो ध्वनि होती है। मगर इसको जो लिखित रूप में लिखा जाता है तो उसी को कहते हैं हम वर्ण। तो लिख देते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को लिखित रूप में लिखना, लिखित रूप में लिखना ही वर्ण कहलाता। भाषा को सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है उसको लिखित रूप में लिखना ही वर्ण कहलाता है। अब हम बात करते हैं वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वर क्या होता है। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब है अर्थात उनको बोलने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उनको उच्चारित करने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम कहते हैं स्वर। तो ये हिंदी के अंदर स्वर होते हैं 11। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो इसका विपरीत क्रम का मतलब विलोम हो जाएगा स्वर का। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात उनको उच्चारित करने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता होती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी के अंदर व्यंजन होते हैं 33। अब आगे बात करते हैं। तो हिंदी के अंदर स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। स्वर की बात करें तो अ, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ, ये होते हैं हिंदी के अंदर स्वर। और व्यंजन की बात करें तो क से लगाकर ह तक ये आपके कहलाते हैं व्यंजन। अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे स्वर का वर्गीकरण। अब स्वरों का हम वर्गीकरण करते हैं कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर
तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तो दो प्रकार के ही बोले जाते हैं, मगर होते तीन प्रकार के। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लून स्वर। पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे की बात करते हैं दीर्घ स्वर और तीसरे की बात करते हैं तो प्लून स्वर। अब बात करते हैं ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ऐसे स्वर जो उच्चारण के रूप में उसकी आवाज़ उच्चारण कम किया जाता है, उच्चारण कम लिया जाता है, उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे बात करते हैं तो अ, ई, ऊ और री, ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर की बात करें यानी बड़े स्वर में तो आ जाएगा अपना आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आउ, ये हो गए अपने दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं प्लून स्वर की, तो ऐसे स्वर जिसको बोलने में या उच्चारित करने में ज़्यादा समय लगता है उसको हम कहते हैं प्लून स्वर। जैसे उदाहरण की बात करें तो ओम, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है, वर्ण है अपना ओम, तो इसको उच्चारण करने में लंबा समय लगा है, इसलिए इस शब्द को कहते हैं हम प्लून। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। व्यंजन स्वर। अब बात पहले कर लेते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। हमने स्वर का वर्गीकरण कर लिया, अब व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण अभी हमने पढ़े थोड़ी देर पहले कि व्यंजन होते हैं जो हिंदी के अंदर 33 होते हैं। अब बात करते हैं, ये तो संख्या हो गई 33। अब इसमें पहला बात करते हैं क वर्ग। क वर्ग के अंदर क्या क्या आता है देखो, एक तो आता है अपना क, दूसरा आता है ख, तीसरा आता है ग, चौथा आता है घ और पांचवा आता है ड़। अब बात करते हैं छ वर्ग की, तो इसमें आता है छ, छ, ज, झ और य। अब बात करते हैं ट वर्ग की, तो ट, ठ, ड, ढ, ऋण। बात करते हैं त वर्ग की, तो आता है त, थ, द, ध और न। बात करते हैं प वर्ग की, तो आता है प, थ, ब, भ और म। अब बात करते हैं, ये तो हो गए अपने, इसको तो बोलते हैं स्पर्शी वर्णीय स्वर। स्पर्शी वर्गीय वर्ण, स्पर्शी वर्गीय वर्ण, इसकी संख्या होती है हिंदी के अंदर 25। देखो पहले क में 5, छ में 5, ट में 5, त में 5 और प वर्ग में 5, तो ये अपने कहलाते हैं स्पर्शी वर्गीय वर्ण। अब बात करते हैं आगे वाला य, र, ल और व, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इसकी संख्या होती है 4, इसको कहते हैं हम अंतस्थ वर्ण। आगे बचा है अपना छ, छ, छ और ह, इसको कहते हैं ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन। च, 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 ह, इसको कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन और ये होते हैं 4। अब इसके बाद आगे और भी है संयुक्ता स्वर व्यंजन। संयुक्त स्वर व्यंजन में, जिसमें संयुक्त व्यंजन दो रूप के रूप में दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं हम संयुक्त स्वर व्यंजन। एक तो होता है छ, दूसरा होता है त्र, तीसरा होता है ज्ञ। अब बात करते हैं हम व्यंजनों का वापस वर्गीकरण के किस रूप में करते हैं। पहली बात करते हैं
घोष, घोष का मतलब होता है कंपन। कंपन के आधार पर हम पहले वर्गीकरण करते हैं कि कंपन के आधार पर जो वर्ण होते हैं उसका किस प्रकार वर्गीकरण होता है। वर्ण का वर्गीकरण, पहले बात करते हैं घोष। ये घोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष। अघोष का मतलब अ का मतलब नहीं, घोष का मतलब घोष, यानी जिसके अंदर कंपन नहीं होते हैं वे वर्ण कहलाते हैं अघोष। और घोष का मतलब होता है कंपन। सघोष की बात करें तो सघोष भी कहते हैं, घोष भी कहते हैं। तो सघोष, स का मतलब सहित, घोष का मतलब कंपन। जिस वर्ण के साथ में कंपन होता है उसे कहते हैं सघोष। अब बात करते हैं घोष में कंपन किस किस के अंदर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वर्ण है अपने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, तो इसमें हो जाएगा पहला क, दूसरा हो जाएगा ख। अब बात करते हैं स वर्ग में, तो हो जाएगा पहला छ, दूसरा हो जाएगा छ। ट वर्ग की बात करते हैं तो ट वर्ग में आ जाएगा अपना ट और ठ। अब बात करते हैं त वर्ग में तो त और थ। अब बात करते हैं प वर्ग में तो प और फ। तो ये हो गए अपने 10। अब आगे बात करते हैं, एक तीन और होते हैं जो ये वाले च च च। अब बात करते हैं छ छ छ, ये हो गए अपने अघोष। इसके अंदर कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो ये हो गए अपना 13। आगे बात करते हैं सघोष में, तो अपना क च ट त प इस वर्ग का हमने पहला और दूसरा तो ले लिया अघोष में। अब बचे पीछे तीन ग ग ड़, ज ज य, ड ढ ण, द द न, ब ब म। ये है अपने सघोष, यानी हर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ये तो हो गए व्यंजन के रूप में। अब एक व्यंजन के रूप में इसमें बचा हुआ है ह, जो इसमें आ जाएगा अपना सघोष में। अब बात करते हैं जो स्वर होते हैं 11, वो भी सघोष होता है जिसके अंदर कंपन उच्चारित किया जाता है। तो बात करते हैं, इन तीनों को जोड़ते जाते हैं तो ये हो जाते हैं 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। 15 और उसके बाद में ये हो गया अपना ह वाला छोला। अब बचे हुए हैं इसमें अपना य, र, ल, व, ये भी होते हैं अपने सघोष, य, र, ल, व। तो ये कुल हो गए व्यंजन के रूप में 20 और स्वर हो गए 11। कुल होते हैं सघोष 31 और अघोष होते हैं 13। बात करेंगे अब कि उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। हम एक सारणी टेबल के माध्यम से बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं क्रम संख्या, ये अपना एक कॉलम हो गया। दूसरे में हम लिख देते हैं वर्ण, जिसमें वर्ण के अंदर दोनों आएंगे स्वर और व्यंजन। तीसरे कॉलम के अंदर हम ले लेते हैं उच्चारण का स्थान, कि हम किस स्थान से उस वर्ण का उच्चारण करते हैं। और चौथे पर ले लेते हैं हम उच्चारण के स्थान के माध्यम के अनुसार ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वर में ले लेते हैं अपना अ और आ। उसके बाद हम लेते हैं व्यंजन के अंदर क वर्ग। क वर्ग के अंदर बात करें तो आता है क, ख, ग, घ, ड़। उसके बाद ले लेते हैं
अह। अब इसका जो उच्चारण होता है वो स्थान होता है कंठ, यानी गले के अंदर से इसका उच्चारण होता है। जैसे बोलते हैं तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़ और अ। अब कंठ के स्थान के होने के कारण इसके उच्चारण के स्थान के आधार पर इसका नाम रख देते हैं हम कंठस्थ। इसका नाम रख दिया हमने कंठस्थ। अब नंबर दूसरे की बात करते हैं तो अब अ आ गया, उसके बाद आएगा ई और ई, उसके बाद स वर्ग। स वर्ग का मतलब च, च, ज, झ, झ, य, और उसके बाद पहले ले लेते हैं एक अंतस्थ वर्ण का य और एक उष्ण वर्ण का छ। ये ले लिया हमने। ई, च, च, ज, झ, य, छ। ये अपने करते हैं तालु। हाँ, बात करते हैं ई, च, 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 ज, झ, य, छ ध्वनि तालव्य से बोला जाता है, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया तालव्य। अब नंबर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर देखो आ गया ई, उसके बाद मैं ले लेता हूँ री, उसके बाद स वर्ग आ गया तो ले लेता हूँ मैं आगे ट वर्ग। अब यहाँ यह हो गया तो ले लेता हूँ मैं यहाँ र, इसमें च हो गया तो मैं ये ले लेता हूँ च। ये सब मसूड़ों से बोला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मुर्दा। मुर्दा का मतलब होता है मसूड़ा, यानी मसूड़ों के माध्यम से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मूर्धव्य। इसका नाम रखा गया है मूर्धव्य। अब बात करते कौन कौन है, देखो पहले री, ट, ठ, ड और हण, उसके बाद र, उसके बाद छ। ये सब मसूड़ों से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मूर्ध यानी मूर्धव्य। नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 में आ जाता है अपना ट वर्ग के बाद आता है त वर्ग। अब त वर्ग, उसके बाद र के बाद आता है ल और उसके बाद आता है छ। ये सब दांतों के माध्यम से बोला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं दंत, और दंत होने के कारण इसको कहते हैं दंतव्य। दंतव्य, ये सब दांतों के माध्यम से बोला जाता है, इसलिए इसको कहा गया है दंतव्य। कौन कौन सा है देखो, त वर्ग के अंदर आता है त, थ, द, ध, न और य और स। ये सब बोला जाता है दांतों के माध्यम से ही, इसलिए इसको कहा गया है दंतव्य। अब बात करते हैं 5वां स्वर हो गया री तक। अब री ई के बाद ऊ और ऊ दोनों बस के हैं, तो मैं ले लेता हूँ ऊ और ऊ। उसके बाद में त वर्ग के बाद आता है प वर्ग। प वर्ग के अंदर आता है प, फ, ब, भ, म। ये सब कहलाते हैं अपने ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है, इसका जो उच्चारण होता है वो होठों से होता है। देखो ऊ, प, फ, ब, भ, म, इसलिए इसको कहा गया है ओष्ठ, इसलिए इसका नामकरण दिया गया है ओष्ठ। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर में अपना ऊ हो गया, री हो गया, फिर बचा है ए और आई। ए और आई, ये देखो कंठ, कंठ का भी उच्चारण मिलता है प्लस तालु। तालु का मतलब होता है तालव्य, जो आपके इन दोनों के मिल के रूप में इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, इसका उच्चारण के स्थान के नाम के अनुसार इसका नामकरण रख दिया गया कंठ तालव्य। अब बात करते हैं ए आई के बाद आता है ओ और आउ। ओ आउ, ये दोनों कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होठ, कंठ का भी उच्चारण के रूप में होता है और होठों के माध्यम से भी होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया कंठोस्थ। इसलिए इसका नाम रखा गया कंठोस्थ।
क्योंकि कंठ प्लस ओष्ठ इसलिए इसका नाम रखा गया है कंठोष्ठ। अब बात करते हैं 8वें नंबर में। अब बचा हुआ है इसमें प वर्ग तक तो हो गया, य आ गया, र आ गया और ल आ गया। अब बचा हुआ है व, तो हम ले लेते हैं व। अब ये व जो होता है वो दांत प्लस होठ, वह जो बोला जाता है वो दांतों और होठों के उच्चारण के रूप में बोला जाता है, इसलिए इसका नामकरण रखा गया है दंतोष्ठ। इसलिए इसका नामकरण रखा गया है दंतोष्ठ। अब बात करते हैं, वह तक तो हो गया, फिर बच्चा है च च छ, ये भी हो गया। अब बचा हुआ है पीछे ह। अब ये ह है जो अजीव से होता है, मतलब ना तो जीभ के ऊपर पूर्ण रूप से रहता है और ना ही कंठ के रूप में ज़्यादातर बोला जाता है, पर इसको जी और कंठ के रूप में नहीं बोला जाने के कारण इसका नाम रख दिया गया अलिज्वे। अलिज्वे का मतलब होता है कि ना तो जीभ के माध्यम से पूर्ण बोला जाता है और ना ही कंठ के रूप में बोला जाता है, परंतु इसका जो उच्चारण दिया जाता है वो उच्चारण दिया जाता है कंठस्थ। कंठस्थ का मतलब कंठ के रूप में इसका उच्चारण दिया जाता है। अब बचा हुआ है एक, ये स्वर के रूप में देखो तो अ आ ई उ री ए आई ओ औ, और अंग पीछे रह गया और अह ये आ गया। उसके बाद व्यंजन के रूप में देखें तो सब आगे देखो, क वर्ग आ गया, छ वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया और प वर्ग आ गया। उसके बाद य र ल और व आ गया, फिर च छ छ और ह आ गया। अब बचा है पीछे अंग, इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार यानी आपके किसी वर्ण के ऊपर इस प्रकार की एक बिंदी लगी होती है, इसको कहते हैं अनुस्वार। अब ये जो होता है वो नासिका से बोला जाता है। नासिका का मतलब होता है नाक से बोला जाता है, इसलिए इसका नामकरण रखा गया नासिक्य। इसलिए इसका नामकरण रखा गया नासिक्य। अब बात करते हैं हम, पीछे बचे हुए हैं संयुक्ता स्वर। संयुक्ता स्वर का मतलब होते हैं संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन होते हैं अपना, पहला होता है च, दूसरा होता है त्र और तीसरा होता है ज्ञ। अब छ की बात करें तो स होता है जो क प्लस छ प्लस अ से मिलकर बना होता है। क प्लस छ प्लस अ इनसे मिलकर बना होता है। अब बात करता हूँ मैं कि जो क है वो किन से बोला जाता है, कंठ से, तो मैंने लिख दिया नीचे कंठ। प्लस ये छ है, ये छ बोला जाता है देखो मूर्ध यानी मसूड़ा से बोला जाता है, तो मैंने लिख दिया मूर्धा। उसके बाद जो अ है वो अ भी वापस किन से बोला जाता है, कंठ से। देखो ये अ रहा जो कंठ से बोला जाता है। इसलिए इन तीनों को संयुक्त रूप में किया जाए तो होता है कंठ मूर्ध कंठय। कंठ मूर्ध कंठय, कंठ मूर्ध कंठय। तो अब बात करते हैं त्र। जो त्र है वो त प्लस र प्लस अ से मिलकर बना होता है, तो ये त है जो बात करते हैं यहाँ तो दंत के वर्ग रूप में आता है, तो मैंने इसका कर दिया दंत। उसके बाद जो र आता है तो ये र भी देखो किस में आया हुआ है, मूर्धव्य में, यानी मसूड़ा से बोला जाता है, तो हमने लिख दिया मूर्धव्य। उसके बाद ये अ है वो होता है अपना कंठ से। इन तीनों का नाम रख दिया गया दंत, यानी दंत के रूप में मूर्ध, यानी ये मूर्ध मसूड़ों के रूप में बोला जाता है, तो दंत मूर्ध। और उसके बाद बटा है कंठ से, तो हमने कर दिया कंठ से। अब बात करते हैं ज्ञ की। तो ज्ञ होता है जो ज प्लस य प्लस अ से मिलकर बना होता है। तो ज और य दोनों की बात करें हम तो छ वर्ग के अंदर आता है, जो बोला जाता है तालु से, तो हमने लिख दिया यहाँ तालु, और ये भी है अपना तालु। अब बात करते हैं जो अ वर्ग होता है, अभी पता है हमने थोड़ी देर पहले ही, कंठ से बोला जाता है, इसलिए इसका नामकरण के रूप में रखा जाए तो हो जाता है तालु तालु कंठव्य। तालु तालु कंठव्य। अब एक बात करते हैं जो श्री में आता है च्र, छ प्लस र, तो इसमें बात करते हैं होता है छ प्लस र प्लस अ, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो ये छ है
जो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा होगा आपने। छ वन है जो अपना तालु से बोला जाता है, ये देखो ये छ है वो तालु से मिलकर बना है, इसलिए इस को रख दिया गया हमने तालु के अंदर। और र अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले जो होता है मुर्द, और अ है वो है अपना कंठ, इसलिए इस च है वो तालु मुर्दे और कंठस्य से मिलकर बना है। ये हो गए अपने स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। यानी बात करें तो वर्गों का उच्चारण और वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, वर्ग की परिभाषा क्या होती है, और वर्णों का वर्गीकरण कर दिया हमने। अब आगे बात करेंगे हम संधि की। स्वाद यानी आपके किसी वर्ण के ऊपर इस प्रकार की एक बिंदी लगी होती है, इसको कहते हैं अनुस्वार। अब ये जो होता है वो नासिका से बोला जाता है। नासिका का मतलब होता है नाक से बोला जाता है, इसलिए इसका नामकरण रखा गया नासिक्य। अब बात करते हैं हम पीछे बचे हुए हैं संयुक्ता स्वर। संयुक्ता स्वर का मतलब होते हैं संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन होते हैं अपना, पहला होता है च, दूसरा होता है त्र, और तीसरा होता है ज्ञ। अब छ की बात करें तो स होता है जो क प्लस छ प्लस अ से मिलकर बना होता है। क प्लस छ प्लस अ इनसे मिलकर बना होता है। अब बात करता हूँ मैं कि जो क है वो किन से बोला जाता है, कंठ से, तो मैंने लिख दिया नीचे कंठ। प्लस ये छ है, ये छ बोला जाता है देखो मुर्द, यानी मसूड़ा से बोला जाता है, तो मैंने लिख दिया मुर्दा। उसके बाद जो अ है वो अ भी वापस किन से बोला जाता है, कंठ से। देखो ये अ रहा जो कंठ से बोला जाता है, इसलिए इन तीनों को संयुक्त रूप में किया जाए तो होता है कंठ मुर्द कंठय, कंठ मुर्द कंठय, कंठ मुर्दे कंठय। तो अब बात करते हैं त्र। जो त्र है वो त प्लस र प्लस अ से मिलकर बना होता है, तो ये त है जो बात करते हैं यहाँ तो दंत के वर्ग रूप में आता है, तो मैंने इसका कर दिया दंत। उसके बाद जो र आता है तो ये र भी देखो किस में आया हुआ है, मूर्धव्य में, यानी मसूड़ा से बोला जाता है, तो हमने लिख दिया मूर्धव्य। उसके बाद ये अ है वो होता है अपना कंठ से। इन तीनों का नाम रख दिया गया दंत, यानी दंत के रूप में मूर्ध, यानी ये मूर्ध मसूड़ों के रूप में बोला जाता है, तो दंत मूर्ध। और उसके बाद बटा है कंठ से, तो हमने कर दिया कंठ से। अब बात करते हैं ज्ञ की। तो ज्ञ होता है जो ज प्लस य प्लस अ से मिलकर बना होता है। तो ज और य दोनों की बात करें हम तो छ वर्ग के अंदर आता है जो बोला जाता है तालु से, तो हमने लिख दिया यहाँ तालु, और ये भी है अपना तालु। अब बात करते हैं जो अवर्ग होता है, अभी पता है हमने थोड़ी देर पहले ही, कंठ से बोला जाता है, इसलिए इसका नामकरण के रूप में रखा जाए तालु कंठव्य, तालु तालु कंठव्य। अब एक बात करते हैं जो श्री में आता है च्र, छ प्लस र, तो इसमें बात करते हैं होता है छ प्लस र प्लस अ, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो ये छ है जो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा होगा आपने। छ वन है जो अपना तालु से बोला जाता है, ये देखो ये छ है वो तालु से मिलकर बना है, इसलिए इस को रख दिया गया हमने तालु के अंदर। और र अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले जो होता है मूर्ध, और अ है वो है अपना कंठ, इसलिए इस च है वो तालु मूर्धन्य और कंठस्य से मिलकर बना है। ये हो गया।